Welcome to Daily Current Affair. Today is 17th of December 2022. The question is Joint Military Exercise 6th edition of Kajind 2022 started between India and which country? That is A. Kazakhstan. So काजिंद का मतलब है के ए आपने ये रहा याद रखना है KAZ दैट इज कजाकिस्तान. ठीक है, फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ कजाकिस्तान एंड आई एन डी मतलब इंडिया. तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. काजिन 2022 इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि स्टार्ट हो रही है. कहाँ पे? उमरोई मेघालय में ये स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो कजाकिस्तान की कैपिटल दैट इज़ अस्ताना. कजाकिस्तान की करेंसी कजाकिस्तानी टेंगे और कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है कसीम जोमार्ट टोकाएव. ठीक है, और इनकी जो कैपिटल का नाम था सबसे पहले अस्ताना ही नाम था. फिर कुछ टाइम बाद इनका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है, जब सेकंड प्रेसिडेंट 2019-2020 में कसेम जोमार्ट टोकाएव बने थे, उन्होंने पहले प्रेसिडेंट को वो देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे इसका नाम रखा था अस्ताना का, वो रखा था नूर सुल्तान. ठीक है, उसका नाम था नूर सुल्तान प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने कैपिटल का नाम भी नूर सुल्तान रखा था. अभी 2022 में क्या हुआ, उन्होंने ये नाम फिर से अस्ताना रख दिया है. सो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है एक्स डस्टलिक. ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कौन सी होती है, खंजर एक्सरसाइज. इंडिया और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 4 2022 में हुई थी. So 8th International Science Festival 2022 to be held in that is C भोपाल मध्य प्रदेश. So भोपाल मध्य प्रदेश में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो होने वाला है. वो इसका 8th एडिशन होगा. ठीक है, अभी क्या पता है कि जो G20 प्रेसिडेंसी है इंडिया को मिली है, उसके बाद ये सबसे पहला और सबसे बड़ा इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 जो है वो इंडिया में हो रहा है. कहाँ पे? भोपाल में. इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, फार्मर हैं, ठीक है, और टेक्नोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में है या फिर अब्रॉड में है, उनकी जितनी भी इन्वेंशंस हैं, उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में ये सारा का सारा फेस्टिवल बताएगा. So which state and UT has proposed to launch a unique alphanumeric identification number for all families? So that is C जम्मू एंड कश्मीर. सो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उन्होंने एक प्रपोजल लॉन्च किया है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, ठीक है, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, उनको एक अल्फ़ा नुमेरिक, ठीक है, अल्फ़ा का नुमेरिक का मतलब होता है कि इसमें ए से लेके जेड तक वो अल्फ़ाबेट्स होंगे और न्यूमेरिक्स भी होंगे जैसे 1 2 3. ठीक है, उनको इसका मिक्सचर होगा और उसी के मिक्सचर के आधार पे इनको एक आईडी दी जाएगी. ठीक है, इस फैमिली को एक आईडी, इस फैमिली को एक आईडी, ठीक है, एक और फैमिली होगी उसको अलग से आईडी. उसमें इनका पूरा बायोडाटा होगा, कितनी इनकम है, कितना कौन सी कैटेगरी से है. ठीक है, ताकि क्या हो जाए, जितनी भी जम्मू और कश्मीर में जितनी भी स्कीम्स लागू होती हैं वो डायरेक्टली इनको लागू की जा सके और इनमें कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो. सो इसी के लिए इनको अल्फ़ान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो बांटा जा रहा है जम्मू कश्मीर की हर एक फैमिली को. और ये जानकारी किसने दी है, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कौन है, मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इसको दिया है. So, which state recently passed a bill to remove governor as a chancellor of state university? That is a Kerala. अभी क्या होता है, जो गवर्नर होते हैं ना किसी भी स्टेट के, वो चांसलर होते हैं. चांसलर होते हैं स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है उन सब के ये चांसलर होते हैं. बट केरला सरकार ने क्या किया है, केरला सरकार ने एक बिल लाया है. ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हमारे केरला में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 14 यूनिवर्सिटीज़, उसमें जो चांसलर है वो कौन है, गवर्नर है. बट वो केरला वाले बोल रहे हैं कि हम गवर्नर को चांसलर पद से हटाना चाहते हैं इन 14 यूनिवर्सिटीज़ से. सो ये जो बिल है ये सबसे पहले पार्लियामेंट में आया था, विधानसभा में आया था इनकी. ठीक है, विधानसभा में ये पास हो गया है. अब ये बिल जो है पास होने के लिए किसके पास चला गया है, गवर्नर के पास चला गया है. लेट अस सपोज जो गवर्नर है वो इसको रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद क्या होगा, ये फिर से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा विधानसभा में. अगर सपोज करो विधानसभा में अब ये सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होता है, ठीक है, तो गवर्नर उसके बाद इसको फिर से रिजेक्ट नहीं कर सकता और ये क्या बन जाएगा, एक तरह से लॉ बन जाएगा. सो गवर्नर कौन है केरला के, दैट इज़ मोहम्मद खान.
which will be first country to auction SATCOM spectrum, दैट इज़ बी इंडिया। सैटकॉम स्पेक्ट्रम मतलब कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ होते हैं ना, जिस तरह के 1 से लेके 2 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, 2 से लेके 4 गीगाहर्ट्ज़, 4 से लेके 8 गीगाहर्ट्ज़, सो ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इन बैंड्स की क्या होगी, इन बैंड की ऑक्शन होगी। इन ऑक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो टेलीकॉम की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी और अपने लिए एक बैंड सुरक्षित करेगी, खरीदेगी, ठीक है। तो इस तरह का पहला ऑक्शन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम है वो बिक रहा है। तो कहाँ पे बिक रहा है, इंडिया में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, ताकि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं इंडिया में, वो अपने कम्युनिकेशन को, मतलब कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके इंडिया में। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अर्थ में ये एक ट्रांसमीटर होता है, यहाँ से सिग्नल चला जाएगा आपके सैटेलाइट्स को, ठीक है। अब सपोज़ कर लो अर्थ इंडिया में ये इतने सारे डिशेस एंटीना है, रिसीवर्स हैं, तो यहाँ से सिग्नल आ जाएगा इन सभी एंटीनास के पास। तो इस तरह से क्या होगा, अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है ना, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, बट इसमें क्या होता है, सिग्नल हर एक जगह पे हम इसको पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से होता है ना कि बहुत ऊंचे ऊंचे इलाके होते हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, बहुत हाईएस्ट पॉइंट होते हैं या फिर बहुत ही नीचे वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल पहुंचाना बहुत ही टफ काम होता है, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होगा, ईजिली हम सिग्नल जो है हर जगह पे पहुंचा सकते हैं। सो ट्राई, तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम। So 20 new nuclear power plants to be commissioned in India by, that is C, 2031। सो 2031 तक हम 20 और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं इंडिया में क्या करेंगे, कमीशन करेंगे। अभी हमारे पास कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे पास इंडिया में, जो कि यहाँ पे हमने शो किए गए हैं, ठीक है। 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे 2031 तक हो जाएंगे और वो 15,000 मेगावाट की जो पावर जनरेटर कैपेसिटी है उसको जनरेट करेगी। ये किसने बोला है, ये गवर्नमेंट ने बोला है लोकसभा में, ठीक है। उसमें से 20 में से जो पहला पावर प्लांट है वो 700 मेगावाट यूनिट्स का इज़ एक्सपेक्टेड टू कमीशन इन गुजरात के काकरापुर में, ठीक है। वहाँ पे पहले से ही 3 एटॉमिक पावर जो है जनरेटिंग यूनिट जो है वो काम कर रही है। अब हमारे पास जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो है लाइक नंबर 1, सबसे पहले आपने याद रखना है, सबसे नॉर्थ में है उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। दूसरा जो है वो है राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। तीसरा कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। आपने याद रखना है, पहले यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात में काकरापुर एटॉमिक स्टेशन। उसके बाद महाराष्ट्र में है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि सबसे ओल्डेस्ट भी है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका में है कैगा जनरेटिंग स्टेशन। उसके बाद कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु एक ओनली स्टेट है जिसके पास दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एक मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट और एक है कदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सबसे न्यूएस्ट है, ठीक है। काकरापार जो तारापुर एटॉमिक स्टेशन है महाराष्ट्र को सबसे ओल्डेस्ट और सबसे न्यूएस्ट है कुंदनकुरन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। विच कंट्री टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रहा है। अब यूक्रेन के जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, काफ़ी पीड़ा में है, काफ़ी उनको क्या हो रही है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो स्टैंडिंग विद यूक्रेन पीपल के साथ खड़े होने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन कर रहा है, वो फ्रांस कर रहा है। कहाँ पे होगी, ये होगी पेरिस में। तो आपने आंसर लगाना है, दैट इज फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्ने एंड फ्रांस की करेंसी दैट इज यूरो। हु इनॉग्रेटेड स्टैच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार, ठीक है। एक महाकवि है, एक पोइट है, ठीक है। कहाँ के, तमिलनाडु के पोइट है सुब्रमण्यम भारतीयार, ठीक है। इनकी जो मूर्ति है, उनका जो स्टैच्यू है वो बनाया गया है वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये पोइट है, ठीक है। कहाँ के पोइट है, तमिलनाडु के पोइट है। सो तमिलनाडु के पोइट है, तो इसको इनॉग्रेट भी किसने किया है, तमिलनाडु के जो सीएम है MK स्टालिन, उन्होंने इसको ऑनलाइन वर्चुअली ऑनलाइन जो है
इसका इनॉग्रेशन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार जो थे वो तमिल के थे, तमिलनाडु के थे, पोइट थे, जर्नलिस्ट थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, ही वॉज बेस्टोर्ड, उनको जो एक टाइटल मिला था उसका नाम है भारती, तभी इसको भारतीयार बोलते हैं, सुब्रमण्यम भारतीयार। ठीक है, भारतीयार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वुमेन के अगेंस्ट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे राइट्स होते थे उसके अगेंस्ट ही खड़े हुए थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट खड़े हुए थे। ठीक है, और कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था। सो किसने इसको इनॉग्रेट किया है, वाराणसी में M.K. स्टालिन ने, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।